Question number 2. An entity G Limited enters into a contract with the customer P Limited for the sale of machinery of 20 लाख रुपए। एक एंटिटी है जी लिमिटेड, वो अपने कस्टमर को एक मशीन बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर होती है और वो मशीन बेचती है 20 लाख रुपए में। जो पी लिमिटेड है यानी जो कि कस्टमर है, वो मशीन का यूज़ करेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शुरू करने के लिए। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है और पी लिमिटेड चूँकि नया नया बंदा आया है इसलिए उसको इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। पी लिमिटेड पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपये। जो पी लिमिटेड है वो 1 लाख रुपये का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे करता है एट इंसेप्शन। और ये जो 20 लाख रुपए की मशीन थी, 1 लाख रुपए चूँकि इसने सिर्फ पे किया है यानी इसने सिर्फ 5% पे किया है एज अ डिपॉजिट शुरू में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में, और एंटर्स इनटू अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद जी लिमिटेड। और बाकी के 95% के लिए वो जी लिमिटेड के साथ एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में एंटर करता है। और वो ये जी लिमिटेड को कहता है कस्टमर कि वो जो पे करेगा वो कैसे पे करेगा, जो इनकम वो कमाएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट से वो मेनली वही उसका होगा मेजर सोर्स ऑफ इनकम पे करने का। और चूँकि उसके पास और कोई मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जो फूड प्रोसेसिंग से जो उसको यूनिट आएगा उससे वो पे करेगा। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो जी लिमिटेड में कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा है वो नॉन रिकॉर्स बेसिस पे है। मतलब कि एक बार अगर कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो जी लिमिटेड सिर्फ जो मशीनरी जो उसने बेची है उस मशीनरी को वो रिपोजेस करेगा, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता है। भले उस मशीनरी से को बेचने के बाद उसके पास पूरे पैसे आए कि नहीं आए। जो जी लिमिटेड है उसको मशीनरी की कॉस्ट 12 लाख रुपए पड़ रही है। अब सोचो 20 लाख रुपए की मशीनरी बेची है, 1 लाख रुपए आए हैं। अगर मशीनरी को कॉस्ट टू कॉस्ट अगर वो बेचे भी तो भी उसको सिर्फ 12 लाख रुपए रिकवर हो पाएंगे। 12 और 1 13, बाकी तो 7 लाख रुपए नहीं रिकवर हो पाएंगे ना। तो पी लिमिटेड ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द मशीनरी एट कंट्रोल ऑफ इंसेप्शन। जो पी लिमिटेड है, जो कस्टमर है, उसको मशीनरी मिल जाती है। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन शुड जी लिमिटेड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी टू कस्टमर इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज 115। अब जी लिमिटेड को ये जो सेल ऑफ मशीनरी करी है इसने कस्टमर को ये कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए एज अ रिवेन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो 5 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है कलेक्टिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन इज़ प्रोबेबल और नॉट। और इसको असेस कलेक्टिबिलिटी को असेस करने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एबिलिटी टू पे और इंटेंशन टू पे, ठीक है। अब ये देखते हैं। अब अभी तक यहाँ तक हमें पता तो चल रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि उसकी इंटेंशन नहीं है, उसकी इंटेंशन तो है बट उसकी एबिलिटी है कि नहीं, अब ये देखेंगे। ये देखो, जो जी लिमिटेड है उसको उसकी एबिलिटी के ऊपर डाउट है क्योंकि जो कस्टमर है वो नया खिलाड़ी है फूड जो भी इंडस्ट्री है उसमें, तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम और कोई नहीं है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पे करने के लिए। उसकी लायबिलिटी एक तरीके से लिमिटेड ही है क्योंकि अगर उसने मशीन उठा लिया तो ज़्यादा तो अगर वो पे नहीं करता तो वो ज़्यादातर मशीन उठा सकता है, वो उसको और कोई पे करने की ज़रूरत ही नहीं। कस्टमर को बोलेगा सीधा जा तो मेरी मशीन लेकर के चला जा, उसके पास कोई और सोर्स ऑफ नहीं है, उसकी कोई और मशीन वो उठा नहीं सकता, उसके पास कोई मशीन है भी नहीं। फिर इधर आंसर में एक फैक्टर और दिया है, इंटेंट टू पे रिमेनिंग कंसिडरेशन, ठीक है। बाकी मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, मेरे को ये 2 ही ठीक लगता है क्योंकि कस्टमर की इंटेंशन के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, उसमें उस कस्टमर के पास लैक ऑफ सोर्सेज हैं इनकम की, जिससे वो अगर वो इंडस्ट्री में नहीं कमा पाया तो कहीं और से पे कर सकता, वो भी नहीं क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम है नहीं इसके पास। और इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, ज़्यादा वो क्या करेगा, कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता इसके ऊपर, ज़्यादा उसकी मशीन ले सकता है। तो इन दोनों वजह से जो एबिलिटी टू पे है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो यानी एबिलिटी टू पे एक तरीके से मान के चलते रिस्क है नहीं है, तो यानी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसका जो है वो ट्रांजैक्शन को एज ए रिवेन्यू जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर जो 1 लाख रुपए जो कस्टमर ने दिए हैं उसको हम एज ए डिपॉजिट लायबिलिटी ले लेंगे क्योंकि अब देखो 3 चीज़ें होती है रिवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, या तो अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्राइटेरिया मीट कर देना चाहिए जो कि इसमें मीट नहीं कर रहा है।
दूसरा होता है कि अगर चलो अकाउंटिंग के क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से अपनी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो फुलफ़िल कर देनी चाहिए और आपने सारा पैसा ले लेना चाहिए। तो इसने फुलफ़िल तो कर दी लेकिन सारा पैसा इसको मिला नहीं है, तो सारा पैसा मिला नहीं तो इसको जो भी नॉन रिफंडेबल जो भी डिपॉजिट इसको मिला है वो इस नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट को एज ए लायबिलिटी दिखाएगा अपने यहाँ पे, ये है।